चलिए, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने आपकी 11th से किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें अभी इसका एमसीक्यू का एंगल देखना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। फाइनल अकाउंट, और इसी का दूसरा नाम अगर हम लोग देखें तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा जब वर्ड आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहा हूं, वाई आई एम प्रिपेयरिंग माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके पीछे का रीजन है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सर पहली चीज कि भाई मुझे असरटेन प्रॉफिट और लॉस, पहले मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना है, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन कि भाई मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है, मेरे पास कितने सारे लिक्विडिटी पोजीशंस है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, मेरे टर्नओवर्स कैसे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीजों का पार्ट आप लोगों को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है, एंड यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। और कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद पीछे मुड़ के देखेगा ही, और पीछे मुड़ के जब देखेगा तब उसे पता चलेगा कि भाई हाँ, मैं जितना भी अभी तक बिजनेस किया हूं, ये बिजनेस करके मुझे क्या हुआ, क्या मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, या कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, नहीं है। ये सारी चीजें करने के लिए वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट जब कभी भी बारी आती है तो फाइनल अकाउंट दो लोगों के बीच में हमेशा नजर आएगा। फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरर और फॉर ट्रेडर। अभी तक आप लोग जो 11th तक पढ़े हो या 12th तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, हमेशा हम लोगों ने ऐसा ही अज्यूम किया है कि हम कोई चीज बनाते ही नहीं, हम हमेशा होलसेल में चीजें लेते हैं, और वो होलसेल में आई हुई चीजों को आगे चल के आप लोग क्या करते हो, रिटेल में बेचते हो और प्रॉफिट कमाते हो। यही हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग इससे थोड़ा ज्यादा डीप जाना चाहते हैं। तो फाउंडेशन में आप लोगों को उन्होंने पूछा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है तो उसके पीछे दो रीजन है। एक कि भाई वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो वेदर इट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर और वेदर इट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी नजर आएगी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू जब जब सामने आएगा तब तब आप लोगों को वहां पे कौन दिखेगा, एक प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग। एंड दैट्स व्हाई जब कभी भी हम लोग मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड चीजें करते हैं तो हमारे सामने मेनली चार इंपॉर्टेंट आइटम बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आइटम बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद बनता है सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आफ्टर दैट मेरी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडर, ट्रेडर क्या करता है सर, ट्रेडर हमारे लिए सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करता है, होलसेलर से परचेस करना और रिटेल में बेचना, दैट्स इट, यही काम है सर मेनली। तो वो क्या बनाएगा, मैं प्रोडक्ट थोड़ी बनाता हूं, मैं तो ट्रेडर हूं, तो वो क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, और उससे फाइनेंशियल पोजीशन तय करेगा तो बैलेंस शीट बनाएगा। तो आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी दो माध्यम से आप लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो बाइफरकेशन करने के लिए सबसे मेन पहलू है कि भाई क्या ये व्यक्ति ट्रेडर है या फिर क्या ये व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है। आप लोगों ने अभी तक जितना भी सिनारियो देखा है उस सिनारियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सर ट्रेडर,
ट्रेडर मतलब जहां पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी सिर्फ इन्वॉल्व है, कि वहां पे प्रोडक्ट बन नहीं रहा, बाहर से बनाया हुआ प्रोडक्ट आ रहा है, उसके अंदर हम लोग हमारा नाम वगैरह कुछ जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद आप लोगों के सामने एक चीज आ रही है कि भाई हाँ अभी मुझे ये बेचना है, और बेचते समय आप जैसे ही बेचोगे तो प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे, राइट। और ये बेच के फिर आप लोगों को प्रॉफिट्स आएंगे, वो प्रॉफिट्स के लिए ही तो हम लोग काम कर रहे हैं। यस, तो इसीलिए जब जब आप लोग ट्रेडर के बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो हमारा मेनली आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक इस प्रकार का अकाउंट है कि जहां पे आप लोग आपके सारे डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जहां पे एक्चुअल आप लोगों का ट्रेडिंग होता है वहां से रिलेटेड जितना भी खर्चा आप लोगों को दिखेगा वो सारा खर्चा हम लोग वहां रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और वहां से जब जब आप लोग कोई प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हो तो वो प्रॉफिट्स आप लोगों को एक ग्रॉस के माध्यम से मिलते हैं, इसीलिए उसे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम सिर्फ यहां पे एक ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, ऑल डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। जितना भी बिजनेस के रिलेटेड आप लोगों का डायरेक्टली रिलेशन वाला खर्चा होगा वही सारे खर्चे यहां पे आते हैं, इसीलिए इससे आने वाले प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बोला। ग्रॉस का मतलब क्या है सर? सारे खर्चे अभी तक माइनस हुए क्या? नहीं सर, पूरा खर्चा जब माइनस होगा तब उसे अपन बोलेंगे कि वहां पे नेट नेट फिगर कितना मिला। मैंने 100 रुपए कमाए, वो 100 रुपए कमाने के बाद मैंने उसमें से 80 रुपया खर्च किया, तो 80 रुपया खर्च करने के बाद जब मैं बोलता हूं कि मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट है तो दैट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। लेकिन जब कभी भी वो 80 का बाइफरकेशन करने की बारी आती है तो 80 में से डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड कितना खर्चा था भाई, इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड कितना खर्चा था, ये सारे खर्चों में वो बाइफरकेट होता है। इसीलिए खर्चे दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट खर्चा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए या आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट खर्चा जो लोग इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुनी हुई है, और ये चीजें आप लोगों ने कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी पार्ट किया था ना उसमें भी सुना होगा, राइट। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को अपन ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, पी एंड एल वाले अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आप लोग कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपके कैपिटल को आइदर बढ़ाएगा या फिर आपके कैपिटल को कम कराएगा। कैपिटल कब बढ़ेगा सर? जब प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा, जब लॉस होगा तब मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा। दिस इज वेरी सिंपल सिनारियो सर, ये हम लोग करते ही आ रहे हैं, और इससे आप लोगों को मिलेगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन, और ये पोजीशन से ही आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। आगे चल के जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाओगे, ग्रुप 1 में जाओगे, ग्रुप 2 में जाओगे, तो वहां पे आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आएगा, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा जिसमें रेशियो एनालिसिस वगैरह होगा कि भाई ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं, इससे कंपनी का या कोई फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन अगर जानना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो कंपनी प्रॉपर लिक्विडिटी पोजीशन में है क्या, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, भाई कंपनी को अगर आज कोई लायबिलिटी देने की नौबत आई तो कंपनी के पास उतना कैश का फंड है क्या, कि कैश क्रंच है। ये सारे डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो वो सारे डिसीजन आपकी बैलेंस शीट के ऊपर से लिए जाते हैं, और उसी से बहुत सारे रेशियोज फाइंड होते हैं, उसी से बहुत सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड होता है कि भाई कंपनी का कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये है हमारा मेनली कौन सा रिलेटेड? ट्रेडर रिलेटेड। ट्रेडर क्या करेगा सर? सिंपल भाषा में अगर कहें तो बाहर से गुड्स लाएगा, अपना नाम चिपकाएगा और बेच देगा, बस। बट मैन्युफैक्चरर का काम ऐसा नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर?
मैन्युफैक्चरर अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, एंड व्हेन वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। रॉ मटेरियल पहला, वर्क इन प्रोग्रेस दूसरा, फिनिश गुड्स तीसरा। तो आप जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे तो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर आप लोगों को काम करना है। तीन रेदर सर, सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और उसके बाद यहां आएगा आप लोगों का फिनिश गुड्स। ओके, तो सर रॉ मटेरियल के बारे में जब मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस के मैं बात करूंगा, क्यों? अभी रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा क्योंकि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। यहां रॉ मटेरियल नहीं मंगा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट बना बनाया प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा, फिर उससे फिनिश गुड्स तक जाया जाएगा प्रोसेस के थ्रू। रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो मशीनरी में जाएगा, फिर वहां से समझो पेन बनाना है तो पेन बनेगा, पेंसिल बनाना है पेंसिल बनेगा, राइट। उसके बाद WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। सर साल भर मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, 31 तारीख को ऐसा कोई पार्ट होगा जो 10% बनेगा, कभी 20% बनेगा, कभी 30% बनेगा, वो मेरे साल में नहीं बन रहा है, वो अगले साल में कंप्लीट होगा, तो मेरे साल के खर्चे से निगलेक्ट किया जाएगा। कोई ऐसा खर्चा होगा जो पिछले साल आधा बना, मेरे साल में आधा बना, तो जो मेरे साल में बना उसका पार्ट मैं मेरे साल में ले लूंगा। तो इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आती है? ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। सर कहीं ना कहीं सुना सुनाया लग रहा है। यस, कॉस्ट शीट में हम लोगों ने देखा था ये। यस, वही चीज है सर। रॉ मटेरियल भी कहना इसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो रे सर, रॉ मटेरियल के दोनों ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है तो अगले साल में चला जाता है, पिछले साल का रॉ मटेरियल अपने साल में आता है तो वो भी आएगा। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब फिनिश गुड्स के बारे में बात करते हैं तो सर फिनिश गुड्स में भी तो वही होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बात फिनिश गुड्स की है सर अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो जब कभी भी आप मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्ट बनने का जितना भी कॉस्ट है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में है। सर प्रोसेस किस प्रकार होगा? मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से P&L, P&L से बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग से क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके मैं जाऊंगा ट्रेडिंग में, वहां से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो लेके मैं जाऊंगा P&L में, वहां से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और वो लेके मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में, और वहां से मुझे मिलेगी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये प्रोसेस है सर, और ये प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट इज वेरी सिंपल, ये आप लोग बनाते भी हो, आपको सब मालूम भी है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले थोड़ा ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया है सर। हमें दो चीजें के लिए बात करनी है, वन इज ट्रेडिंग एंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग। तो जब कभी भी मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं तो एक हम लोग अकाउंट बनाते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, ओके। सर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या हो रहा है? हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट जब कभी भी बनेगा तो ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं।
सब लोगों को मालूम है सर, यहां पे सबसे मेनली पहला आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक। अभी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है सर। स्टॉक तो जनरली एसेट होता है, तो एसेट यहां आने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन हम लोग ओपनिंग स्टॉक यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम्म? सर ये पिछले साल का क्या बना? स्टॉक बना। लेकिन अपने साल में जब अपन आए तो हमारे लिए सबसे पहले वही मेरा रॉ मटेरियल बनेगा। या अगर मैं सिर्फ ट्रेडर हूं तो पिछले साल जो चीज नहीं बिकी वो मेरी ट्रेडिंग की सबसे पहली गुड्स है। समझ रहे हो? इसीलिए ओपनिंग स्टॉक यहां पे सबसे पहला रोल अदा करता है कि भाई हाँ, मेरा काम वही है कि जो अभी आप भी लॉजिकली सोचो, मेरे पास अगर 20 यूनिट पिछले साल बचे थे और ये साल मेरे को अभी फिर से मेरा ट्रेडिंग शुरू करना है, तो मैं पहले वो 20 यूनिट निकालने की कोशिश करूंगा, फिर नया स्टॉक लूंगा और फिर नया स्टॉक बेचूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किसी का भी दिमाग यही चलता है, क्योंकि पुराना वाला क्यों ये करना है? उनका बोलना क्या है, पहले क्या करो, पुराना वाला निकाल लो, फिर नया वाला अपन शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत जो होती है वो ओपनिंग स्टॉक से होती है। सर उसके बाद आएंगे आप लोगों ने किए गए परचेसेस। बराबर। तो परचेसेस के बारे में देखो सर। परचेस आप लोग जो परचेस करते हो, अभी यहां पे परचेस किस चीज का होगा? फिनिश गुड्स। देखो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो जो कोई भी चीज आपके सामने आएगी, ओपनिंग स्टॉक भी है, वो फिनिश गुड्स का ही है। आप लोगों को ये क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली ट्रेडिंग वाला पार्ट बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट बताया ही नहीं गया 11वीं 12वीं में। वो आप लोगों को सिर्फ बोले है ट्रेडिंग, तो इसीलिए उन्होंने कभी ऐसा बाइफरकेट ही नहीं किया कि ये रॉ मटेरियल है क्या, ये वर्क इन प्रोग्रेस है क्या, ये फिनिश गुड्स है क्या। आपको हमेशा वो सिर्फ क्वेश्चन में एक वर्ड आया, ओपनिंग स्टॉक, और आपने आंख बंद करके उसे ट्रेडिंग डेबिट में डाला है। ये हमें कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ये ओपनिंग स्टॉक किस चीज का है, ये रॉ मटेरियल है क्या सर, क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिर ये फिनिश गुड्स है। जब कभी भी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। सर वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में जब बात होगी तो वो क्या आएगा? हमेशा 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 इट इज फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। परचेसेस जो भी है वो परचेज भी आप क्या करोगे? फिनिश गुड्स ही परचेज करो। राइट। आप लोग जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी के लिए फाइनल प्रोडक्ट मंगाते हो वही आपने परचेज किया। अगर कोई रिटर्न है तो माइनस कर देते हैं भाई, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं इसे, कर दो माइनस। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो ये एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सर ऐसे तो बहुत सारे खर्चे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो वेजेस, कैरेज, बराबर। उसके बाद आप लोगों का फैक्ट्री का रिलेटेड कोई अगर पार्ट है जनरली, लेकिन ट्रेडिंग में फैक्ट्री का रिलेटेड पार्ट नहीं आता। ठीक है, अभी आप प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हो ना। गैस, फ्यूल, ऑयल, ये सारे फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि ये ट्रेडिंग में ही जाता है। बट इट इज नॉट अ ट्रेडिंग पार्ट, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग। आप लोगों को बताया ही नहीं गया कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसीलिए आप लोग वो भी चीज कहां रिकॉर्ड करते थे? ट्रेडिंग में। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस, सारे डायरेक्ट खर्चे यहां आ गए। तो सर ये खर्चों की लिस्ट हो गई। अभी इनकम का पार्ट देखते हैं, तो बाय सेल्स, सेल हुआ सर। अगर कोई रिटर्न आया तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसे, माइनस करके फिगर आई। और उसके साथ साथ यहां पे कुछ स्टॉक बचेगा, तो वो मेरे साल का हिस्सा नहीं है। और अगर वो मेरे साल का हिस्सा नहीं है तो मेरे साल के इसमें उसको जोड़ो मत, इसीलिए क्रेडिट करके क्लोजिंग स्टॉक को हटा देते हैं। ठीक है। अभी ध्यान से, कल ही हमारी बात चली थी
ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री में आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक आता है एडजस्टमेंट्स में। जब कभी भी वो ट्रेडिंग है, आप लोग देखो यहां क्लोजिंग स्टॉक तभी नजर आएगा जब आपका वो एडजस्टमेंट में होगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में रहा तो ट्रायल बैलेंस वाला क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। राइट, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास, राइट ना। चलो, तो सर ये सारी चीजें मैं सिर्फ एक डेमो बना रहा हूं, इसीलिए मैं सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें आती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड पार्ट यहां से जो आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो यहां आएगा जो आएगा वो ग्रॉस लॉस। सर दोनों साथ में आ सकते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट भी आया, ग्रॉस लॉस भी आया, ऐसा हो सकता है क्या? आइदर प्रॉफिट होएगा, नहीं तो आइदर लॉस होगा। फॉर्मेट क्लियर है क्या? देखो, आर वी क्लियर? ये फॉर्मेट आप लोगों का ट्रेडिंग का है। ये हम लोग करते ही आ रहे, करते ही आ रहे, बहुत सालों से करते आ रहे, इसीलिए हमें लर्न हो गया है। अभी यही चीज आप लोग आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के बनाते हो। सर यहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है। क्या जर्नल एंट्री आती है? हमने सीखी है क्लोजिंग एंट्रीज कल। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बट एक्चुअल में यहां पे बाय ट्रेडिंग लिखा जाता है। बट ऐसा चलने लगा है कि वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, तो वो उसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ा। लेकिन एक्चुअल सिनारियो में यहाँ पे क्या आना चाहिए? बाय ट्रेडिंग, और उसके ब्रैकेट में आना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अगर लॉस है तो यहां आना चाहिए टू ग्रॉस लॉस। बरोबर। ये होने के बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा अकाउंट है, बोथ आर नॉमिनल। हाँ, ट्रेडिंग इज नॉमिनल, पी एंड एल इज ऑल्सो नॉमिनल। बस यहाँ पे डायरेक्ट खर्चों के बारे में बात होती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में। ऐसे लोग जो आप लोगों के प्रोडक्शन एक्टिविटी को, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को या ट्रेडिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं, जैसे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपका सेलिंग, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे आपका आईटी डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ये सारे लोग क्या करते हैं सर? आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हैं आपका प्रोडक्ट आइदर बनने के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो, या फिर आप लोगों का प्रोडक्ट आने के बाद उसको बेचने तक के लिए। तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आएंगे। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं। वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वन इज नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्सपेंस। ऑपरेटिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस में लगने वाला खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, ये बिजनेस के ऑपरेशंस में लगेगा। देयर आर सम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑल्सो। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस के ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। लोन का इंटरेस्ट नहीं भी पे किया तो भी बिजनेस चलेगा क्या? हाँ चलेगा। आपको क्या होगा? दो चार नोटिस आएंगे, लेकिन वैसे तो नहीं होगा कि आपने एक हफ्ता नहीं भरा तो तुरंत बैंक आएगी और ताला मार के चली जाएगी। दो चार बार नोटिस भेजा जाएगा, फिर बैंक से बुलाया जाएगा, फिर सारी चीजें होंगी। इट इज अ प्रोसेस। तो बिजनेस थोड़ी ना बंद हुआ। तो देर आर सम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देर आर सम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देर आर सम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऑल्सो, जो आप लोग कहां रिकॉर्ड करते हो? यहां पे, जिसे अपन बाय इनडायरेक्ट इनकम्स कहते हैं। तो सर आप बोलेंगे अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स भी होंगे, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अरे ऑपरेटिंग इनकम इज सेल्स। बिजनेस के ऑपरेशन काय के लिए करते हो तुम? प्रोडक्ट जो बेचना है उसके लिए करते हो ना, और बेच के जो आती है
वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की इनकम है, तो वो कभी भी यहां नहीं आएगी, वो हमेशा आपके ट्रेडिंग में ही मिलेगी। यहां पे जो इनडायरेक्ट इनकम से वो सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। इसीलिए आप लोग देखो ना, यहाँ पे क्या मिलता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट मिलना, मैं मेरा पेन बना रहा था, पेन बनाते बनाते मैंने मेरा एक घर भाड़े से दे दिया, वहां से मेरे को रेंटेड इनकम आ रही है। अभी पेन बनाने का और रेंट आने का कोई संबंध नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम आ जो रही है बिजनेस का ही है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये सारी चीजें, और ये करने के बाद सर मैं टोटल करता हूं इधर का और इधर का, और ये करके मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट, और मुझे यहां से मिलता है बाय नेट लॉस। आइदर प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो लॉस मिलेगा, और यहां से वो चीज निकलती है और आपके बैलेंस शीट में चली जाती है। तो सर जब कभी भी बैलेंस शीट के बारे में बात होगी, तो बैलेंस शीट जो बनती है वो दो प्रकार से बनती है। वन इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड वन इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाना, या फिर परमानेंस मतलब जो चीजों का परमानेंट आपके बैलेंस शीट में स्थान है, जो 4 5 साल 10 साल चलेगा, वो चीज है। दैट इज कैपिटल इधर के साइड और एसेट्स इधर के साइड। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी ऊपर ही रहेगी ऑर्डर ऑफ परमानेंस में। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अगर हम लोग देखें, तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कंपनी का, सर पैसा, कि कितने जल्दी आप लोग कोई भी चीज को पेमेंट करना है तो करोगे, या कितने जल्दी आपको पैसा आएगा। तो लिक्विड चीजें ऊपर, परमानेंस वाली चीजें नीचे, ये उसका फॉर्मेट है। अभी ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को एमसीक्यू है इसीलिए बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बट कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट है जो हमारी, वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से भी बनती है और वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस से भी बनती है। तो आप जो बनाते हो वो परमानेंस वाला ज्यादातर लोग बनाते, इसीलिए यहां पे सबसे पहली चीज आती है कैपिटल। इसमें जोड़ा जाता है सर नेट प्रॉफिट, और अगर इसमें से घटाया जाता है नेट लॉस। प्रॉफिट जोड़ेंगे, लॉस घटाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हो तो वो होता है ड्राइंग्स, पर्सनल पर्पस के लिए। तो ड्राइंग से आप लोगों का कैपिटल डिक्रीज होता है। कभी कभार बिजनेस में थोड़ा और पैसा लगाया जाता है तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं, जिससे कैपिटल बढ़ेगा। ओके, और ये सारी चीजें एडलेस करके जो बाहर आता है वो नेट कैपिटल का फिगर होता है। बताइए जरा, क्या हम लोगों ने ये पार्ट देखा है? बिल्कुल। और कैपिटल के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आएंगी, एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा आएगा करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म चलेगा सर। ठीक है, जैसे लोन, बोरोइंग्स, अगर कंपनी वगैरह है तो डिबेंचर्स, बरोबर। और करंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल या उसके अंदर अंदर पे ऑफ हो जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लायबिलिटी साइड, यहां एसेट साइड आएंगे तो सारे मेनली फिक्स असेट्स, बिकॉज ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, तो जितने भी फिक्स असेट है वो सारे यहां जोड़ो। फिर आएगा आप लोगों का करंट एसेट,
करंट असेट में मेनली आता है स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड। ये ऐसी चीजें है सर, ये बार बार आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, जो जो मेनली चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और फिर इसकी टोटल यहाँ आपको मिल जाएगी, और ये इस प्रकार टैली हो जाएगा। दिस इज ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग, फिर P&L और फिर बैलेंस शीट उस जगह पे गया है। अभी ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लिया सर, लेकिन मेनली पॉइंट ऑफ व्यू जो देखना था वो था मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि ट्रेडर का तो हम करते ही आ रहे हैं सर बहुत सारे दिनों से। पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे देखना है वो मुझे देखना है किसका? मैन्युफैक्चरर का। तो जब कभी भी मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करता हूं, पहला मेरा मेन अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे लोगों को बहुत इजी वे में आता है जिन्हें कॉस्ट शीट पता होती। कॉस्ट शीट जिन लोगों को पता है उन लोगों को आराम से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, बिकॉज कॉस्ट शीट का ही पार्ट वहां पे लिखाया जाता है। तो सर एक बार कॉस्ट शीट वाला पार्ट हम लोग लिखते हैं, कहां तक हमारे काम का है वो मैं आपको बता दूं। सर कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो जाएगी फिर से एक बार, क्योंकि ये हमने रिवाइज किए पहले ही लेक्चर में अपने रिवीजन के, राइट? तो ये भी रिवाइज हो जाएगा फिर से एक बार। सबसे पहला आइटम इसमें अगर देखें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। बिना देखे सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज आती है। अगर पिछले पेजेस अपने को पलटने की बारी आ रही है, इसका मतलब है कि हमें वो रिवीजन में याद नहीं आई है कि नहीं? तो पलटना नहीं है पेज। ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस। हाँ, ये तो आप बोलेंगे यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा है सर, इधर ही जोड़ दो सारी। नहीं, परचेस से रिलेटेड कोई डायरेक्ट खर्चा है, जैसे फ्रेट है, जैसे कैरेज है, या ऐसा कुछ रहा तो वो वहां पे जोड़ो। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसे अगर मैं एक वन वर्ड दूं तो इसे कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। बरोबर? रॉ मटेरियल कंज्यूम में अपन जोड़ते हैं डायरेक्ट लेबर, और उसमें जोड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर को ही वेजेस कहते हैं। ठीक है, और इन तीनों को जब कभी भी अपन जोड़ेंगे तो उसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अपन जोड़ते हैं एड फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना सर, वो इसमें जोड़ेंगे तो जो आएगा उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट वन और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बरोबर? इसमें जोड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और घटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमें ये याद है तो हम लोग आगे आराम से बढ़ सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट टू और नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बराबर? यस सर, इतना फॉर्मेट अगर मेरे को याद है ना तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आराम से बन जाएगा। बरोबर? यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। अभी यही चीज को अगर मुझे अकाउंट के फॉर्म में बनाना है तो हेडिंग देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके,
सर हमें मालूम है कोई भी अकाउंट है तो दो पार्ट में आप लोगों का बटेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहां पे देखिए ध्यान से, सर रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग स्टॉक है। कुछ कुछ ऑथर यहां पे डायरेक्टली लिखते हैं टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर मैंने यहां पे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा तो यहां ओपनिंग भी आ गया, यहां परचेज भी आ गया, यहां से क्लोजिंग भी माइनस हो गया, मतलब मुझे बाकी कहीं पे भी कोई भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली नहीं लिखा और नहीं लिखना है मुझे, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक रॉ मटेरियल, एक WIP। चलेगा आपको ऐसा किया तो? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP। अगर मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली लिखा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP अलग से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अलग से आएगा, बरोबर है? क्योंकि ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी वो कंज्यूम में घुस चुकी है। ठीक है, यहां पे टू परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ट्रेडिंग में सिर्फ लिखते हो टू परचेसेस, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रेडिंग में जो परचेस होगा वो फिनिश गुड्स ही होगा। लेकिन यहां पे जब अपन परचेसेस के बारे में बात करेंगे तो वो रॉ मटेरियल का परचेस होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है। बोलो भाई, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, परचेसेस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। मतलब कहना इसे, यहां तक मैं आ चुका हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया सर, उसमें जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस, तो टू वेजेस और लेबर, जोड़ेंगे टू एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी, और आगे चल के टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड कोई पार्ट है, अभी फैक्ट्री में एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन है, तो वो फैक्ट्री में आना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग में, सॉरी ना कि P&L में, बरोबर है? तो ऐसी सारी चीजें आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट तक हम लोग आ गए। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, तो मैं यहां पे एक हेडिंग भी दे देता हूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड पार्ट आप लोगों को दिखेगा वो सारा पार्ट आप लोगों को यहां नजर आएगा। ठीक है, अभी सर ट्रेडिंग और P&L दोनों को मिला के चीजें करनी है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग सिर्फ जब ट्रेडर होते हो तो वो P&L में रिकॉर्ड करते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मैन्युफैक्चरर जब बनते हैं तो वो P&L में ना रिकॉर्ड करते हुए हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग का आता है तो मैन्युफैक्चरिंग में एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और वो आपके मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, तो वो चीज आपको यहां रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बहुत लोगों का सवाल आएगा, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां कैसे आ गया? ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां आने के पीछे का रीजन वही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिंग में आप लोग P&L में डाल दे हो, मतलब जब ट्रेडर होते हो तो वो चीज आप P&L में रिकॉर्ड कर देते हो, बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरर हैं तो प्रोडक्ट बनने के लिए अगर कोई चीज वहां पे जरूरी है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा, एस्टैब्लिशमेंट जब प्रोडक्ट बनता है तब लगता है, तो ऐसे खर्चों को आप मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें हमारी आ गई।
सर मैं पूरा यहां तक एंड तक आ गया, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, ये तो हुआ। उसके साथ साथ यहां पे आता है बाय स्क्रैप वैल्यू। अरे भाई मेरे को बताइए, आप लोग मैन्युफैक्चरर हो तो कुछ ना कुछ बनाते होंगे, तो कुछ ना कुछ भंगार निकलता भी हो। यस, तो भंगार आप लोग बेचते होंगे। व्हेन वी सेल द स्क्रैप, वी, क्या पैसा आता है कि जाता है? आता है। तो सर पैसा अगर आएगा तो जाहिर सी बात है मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अरे खर्चे से कॉस्ट बढ़ेगा ना, खर्चा कम होगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम ही होगा ना। यस, तो इसीलिए स्क्रैप वगैरह अगर कुछ आता है तो वो हटाया जाता है। दूसरा, बाय इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट से होने वाले इनकम से भी मेरा खर्चा कम होता है। अभी पहली बात तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है। व्हेन अमूल इज मेकिंग घी, मैंने ये एग्जांपल बताया था, अमूल अगर वहां पे घी बना रहा है तो घी बनाने का प्रोसेस छाछ से गुजरता हुआ जाता है, बराबर है? तो घी बनाते समय छाछ भी बन जाती है, राइट? तो जब छाछ बनती है तो अमूल का जो छाछ आता है वो भी एक प्रोडक्ट आता है, लेकिन वो बनाना वो नहीं चाहते, वो तो घी बनाना चाहते हैं सर, बट छाछ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ घी, बरोबर? क्योंकि वो प्रोसेस में आप लोगों को वो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे सिनारियो पे क्या होता है सर, उससे मतलब मेरे मेन प्रोडक्ट से अगर कोई बाय बाय प्रोडक्ट आ रहा है और बाय प्रोडक्ट को बेच के अगर मैं कोई इनकम कमा रहा हूं तो वो मेरे लिए इनकम है, वो मेरी कॉस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा गया है। बताओ भाई, आर वी क्लियर? मुझे मेन चीज क्या करनी थी? घी बनाना था, बट घी बनाते समय छाछ अपने आप बन गई सर, और अगर वो बन गई है तो जाहिर सी बात है अमूल बोलेगा यार इसको भी बेचो, है कि नहीं? तो इसीलिए अमूल का जो ये आता है छाछ का, वो टेट्रा पैक आता है कि नहीं, वो भी वो बेचते हैं, राइट? कोई भी मिल्क डेयरी आप लोग देख लो, वहां पे वो छाछ है, बाय प्रोडक्ट है ही, राइट? तो वो हो गया। तो हमारे लिए वो इनकम है जो मेरे मेन इनकम, मेन सोर्स ऑफ पार्ट ऑफ इनकम के लिए ये इनकम बाय प्रोडक्ट की इनकम है, ठीक है? आपको आगे चल के आएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो उसके अंदर आप लोगों को ये फिर से चीजें देखने को मिल जाएंगी। हमारे लिए काम का आइटम क्या है सर? जिससे मेरी कॉस्ट कम होती है उसको क्रेडिट साइड लिखो। जैसे स्क्रैप सेल, कॉस्ट कम हो गई, बाय प्रोडक्ट की इनकम आ गई, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है? तो मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, हमेशा यही टोटल ज्यादा होगा मैन्युफैक्चरिंग में, कभी भी ध्यान में रखिए, क्रेडिट साइड कभी ज्यादा नहीं होगी। ये माइनस किया, और यहां पे जो फील आया हमारा एक, वो है हमारा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हो? और यहां से आगे फिर बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप यहां लेके आते हो और बोलते हो टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऊपर गया, बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो यही आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऊपर गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर गया, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नीचे आएगा, बरोबर? अभी ये तो बनाने का खर्चा था, ये बन गया, अभी बेचेंगे भी ना, बेचेंगे तो यहां क्रेडिट में क्या आएगा? बाय सेल्स। बेचो भाई, बेचने के बाद रिटर्न है तो रिटर्न कर दो, बरोबर? क्या यहां पे ऐसा हो सकता है परचेसेस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। किस चीज का?
फिनिश गुड्स, बहुत बढ़िया। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर, परचेसेस ऑफ फिनिश गुड्स नीचे। बताइए। यस। और ये सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग आते हैं हमारे टू ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस। एक्सपेंसेस जो है हमारे वो ऊपर रिकॉर्ड हो चुके हैं। कोई ऐसा खर्चा है समझिए जो मेनली रिलेटेड है, बट मेनली जो भी ट्रेडिंग से डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना वो यहाँ पे ही मैक्सिमम आ जाते हैं। इक्का दुक्का एक आधा खर्चा होगा मे बी वो ट्रेडिंग में आता है, बट वो भी नहीं आएगा ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जब अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं ना, वो प्रोडक्ट को बनाने का ही खर्चा है। और प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा मतलब क्या? सारे खर्चे जोड़ो प्रोडक्शन के और वहां पे लिखो। इसीलिए यहाँ पे बाकी की चीजें, जो वेजेस यहाँ आता था वो यहाँ आ गया, जो अभी फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो यहाँ आ गया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ गया, उसके साथ ऑयल, वो गैस फ्यूल यहाँ आ गया, सब कुछ ऊपर आ गया। हमें सिर्फ एक ही वर्ड लेना है। हाँ, हमने फिनिश गुड से रिलेटेड कोई पार्ट किया है वो ले लो, सेल में से हटाओ, जीपी या ग्रॉस लॉस निकालो। समझे कि नहीं? यस। तो ये हमारे लिए क्या बना? मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। ये नहीं करना है मुझे, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया कि यही चीजें यहां आती है और यही चीजें यहां भी आती है। बस हमें समझना है कि इस प्रकार आती। ठीक है। इसको छोड़ के आप लोगों के इसमें बाकी कोई पार्ट अलग से नहीं। ट्रेडिंग से रिलेटेड पार्ट अगर देखे तो आप लोगों के 3 अकाउंट। आपको सिर्फ एमसीक्यू किस प्रकार आएगा? एमसीक्यू आपको पूछेंगे कि भाई ये आइटम कहाँ आता है, ये डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, आउट ऑफ विच आइटम्स नो नो अदर आइटम इज डेबिटेड या नो अदर आइटम इज क्रेडिटेड। तो ये सब कुछ आप लोगों को देखनी होगी। समझ रहे हो? तो ये अगर मेरे को देखना है तो हमें समझना है कि भाई ये पूरे फॉर्मेट में कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी। समझे? तो फाइनल अकाउंट दो हिस्सों में बटा, एक मैन्युफैक्चरर एक ट्रेडर। ट्रेडर में बनेगा ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरर में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। ठीक है। बाकी इसमें अलग कुछ भी नहीं है, जो ये फॉर्मेट सिखाता है वही फॉर्मेट में आप लोगों को एमसीक्यू करने हैं। क्लियर है? चलिए तो एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं। पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट, फिर थेरोटिकल वाला पार्ट। चलो एक ही मिनट, शुरुआत करते हैं अपन। एक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस पे 8% दिया था, का इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन आ रहा है इनका कि ट्रायल बैलेंस में 8% डिबेंचर दिया था। हाँ, लायबिलिटी साइड डिबेंचर है ना, दो इफेक्ट कैसे आएंगे जब ट्रायल बैलेंस है? 8% का तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो तो हिडन एडजस्टमेंट है, वो तो देखना पड़ेगा तुमको एडजस्टमेंट है कि नहीं है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। कौन सा कौन सा? पैकेजिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि विदाउट पैकेजिंग आप प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते ना। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप मिल्क का बिजनेस करते हैं, तो बिकॉज ऑफ मिल्क आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आया कोई व्यक्ति तो उसको ऐसे दे दो, उसको पैकेट में देना पड़ेगा ना। तो बेसिक पैकेट तो आपको दूध का बनाना पड़ेगा। तो पैकेजिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है। चलो और, हाँ चलिए आइए यहां देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल भी डायरेक्ट खर्चा ही है, तो वो भी आप लोगों का किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में ही है। ठीक है। यहां पे एक बार देख लो, जो भी डाउट है एंड में अपन कवर करते हैं, पहले ये समझ लो। आई होप आप लोगों के पास नोट्स होगा, और अगर नोट्स नहीं है तो यहां देखिए। ठीक है। चलो देखो,
आइए क्या बोल रहे हैं देखो, इफ द मैनेजर, ये देखो प्रैक्टिकल वाला पार्ट करना है पहले। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द वर्ड इज बिफोर डिडक्टिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन, फॉर्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर यही वर्ड बिफोर की जगह आफ्टर होता तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला हो जाता था। तो यहां पे बिफोर है तो डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो कि प्रॉफिट 8,400 है, उसका 5%, 420, ये आपका आंसर। ठीक है। और अगर आफ्टर वर्ड होता तो क्या आता? 8,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, कितना? देखो वो भी आंसर। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने वो बिफोर को राउंड किया है, उसके पीछे का रीजन ही वही है। ठीक है। बिफोर आया तो डायरेक्टली चार्ज करो, आफ्टर आया तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करो। समझ रहे हो बात को? चलो, हाँ ये वाला, अ कंपनी विशेष टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 25% मतलब 1/5 ऑन सेल्स। सेल्स से कॉस्ट की तरफ जा रहे हो तो एक कम करना, 1/4 ऑन कॉस्ट। और 1/4 मतलब 100 का चौथा हिस्सा, 25%। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ते हैं अपन, कैसे करते हैं? ये मैंने आपको तभी बताया था। पहले देखो कि 25%, 20% कॉस्ट पे है या सेलिंग प्राइस पे है। कॉस्ट पे है तो सेलिंग प्राइस के तरफ जाते समय बढ़ाओ एक चीज, और अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक से घटाना है। ठीक है। चलो देखो, उसके बाद मेरे ख्याल से 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स से कौन सी चीज माइनस होगी, ये हमें जानना है। पहले तो बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये डेटर से माइनस नहीं होती, ये डायरेक्टली आती है। ये ट्रायल बैलेंस से आ रही है, इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला, करंट ईयर्स प्रोविजन न्यू वाला। तो सर सिंपली सिंपली अगर मैं आपको बोलूं, डेटर से एक ही चीज आइटम माइनस होता है, जो है नया प्रोविजन। डेटर से क्या क्या माइनस होता है सर? एक, अगर हम लोग हायरार्की देखें तो सबसे पहले डेटर्स आता है, लेस होता है बैड डेट, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस वाला नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो फर्दर बैड डेट अगर हुआ तो फर्दर बैड डेट डेटर में से माइनस होगा। लेकिन अगर ये फर्दर बैड डेट नहीं है, ट्रायल बैलेंस वाला है, तो वो ऑलरेडी उसमें से माइनस करके आया हुआ है। जो ये बैड डेट, फर्दर बैड डेट माइनस होने के बाद जो आएगा ना, फिर उसके ऊपर क्रिएट किया जाएगा प्रोविजन। दिस प्रोविजन इज न्यू वन, और ये माइनस करके डेटर आउटर कॉलम जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, बरोबर। डेटर में से उन्होंने पूछा है कि क्या माइनस होगा, तो सर क्या ये बैड डेट माइनस होगा? नहीं। क्या ये ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा? नहीं। तो सिर्फ क्या माइनस होगा? नया प्रोविजन। बहुत बढ़िया। चलिए आइए, ये 15 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। सेल 2 लाख है, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट इज 25%। सर 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। तो 2,000 का 1/5, देन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी। सर आपको एक चीज बताता हूं सिंपली, सेल्स दिया हुआ है माइनस, कभी भी देखिए सीओजीएस बोलते हैं इसे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है।
आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसको घुमाता हूं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज सीओजीएस। बोलो हाँ या ना। ये इधर लेके गया, ये इधर लेके गया भाई, बरोबर। सेल दिया हुआ है 2000, अगर मैं जीपी निकाल पाऊं, जीपी क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25%। मेरे पास थोड़ी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मेरे पास तो सेल है। तो सीओजीएस का 1/4 मतलब 25%, कहना इसे सेल्स के ऊपर 20%। 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल, राइट। तो 1/5 अगर मैंने किया, 2000 का 1/5 करो 400, तो 2000 में से 400 हटाओ, सीओजीएस इज 1600। समझ रहे हो? यस, सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों को टैटू करा लो लगे तो, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। समझ रहे हो बात? ये आपको हर जगह पे यूज हो रहा है, 99.99%, क्योंकि 1/4 ही होता है हर जगह। देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। चलो आगे। हाँ, ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस 50 में एक 90 जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, क्या मिलेगा ये एड लेस करके। अरे तो उसको वर्ड बोलते हैं ना कुछ, क्या होता है वो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसका दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस। कितना आ रहा है सीओजीएस? 2 लाख। और यहां पे क्या बोला है, प्रॉफिट मार्जिन 16.67, मतलब 1/6। करके देखो, 1/6 इंटू 100, 16.67 आ रहा है क्या? आ रहा है, बरोबर। 1/6 ऑन क्या दिया है, सेल। सर 1/6 ऑन सेल इज 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 2 लाख का 1/5 करो ना। तो आपको क्या पूछा है, सेल्स, ये कॉस्ट है 2 लाख, ये 40,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। ये कैलसी पे 30 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। कैलसी बजाने से क्वेश्चन सॉल्व होता तो तुम आज कहाँ के कहाँ होते, है कि नहीं? चलो, समझा क्या किया? चलो आगे बढ़ो। उसी के नीचे एक क्वेश्चन दिख रहा है सर, गिवन ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट इज 4,000, sundry debtor 50,000, new provision for bad and doubtful debt required 10% on debtors, then the amount of additional provision to be credited। ध्यान से देखिएगा सर, 50,000 का 10% डायरेक्ट हो जाएगा 5,000, दिस इज न्यू प्रोविजन। उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस करो 4,000, 1,000। तो आप जो पी एंड एल में ऐसे रिकॉर्ड करोगे ना, ये पी एंड एल, ओल्ड प्रोविजन यहां आता है देखो 4,000, और न्यू प्रोविजन जब आप बनाओगे तो वो 5,000 है ना। ओल्ड कितना है, 4,000, हाँ 5,000। तो उन्होंने क्या बोला है, एडिशनल प्रोविजन टू बी क्रेडिटेड 5,000 और 1,000 माइनस करना पड़ेगा। सर उल्टा जाना पड़ेगा, इसमें से ये हटाना पड़ेगा, तब जाके एडिशनल प्रोविजन होएगा 1,000। सिंपल सिंपल। तो 1,000 रुपए आप लोगों का आंसर है, सिंपल। ठीक है, चलिए। पहले से ही 4,000 प्रोविजन था, अभी और 1,000 से प्रोविजन क्या हुआ, बढ़ा। चलो उसके बाद, अरे बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन है यार, आ जाओ थ्योरी वाले पार्ट को देखते हैं। 56, आइए, आपको क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब भी फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो एवरीवन, टेलरा कंपनी 20,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री, क्या ये ओपनिंग है? 24,000 क्लोजिंग है। नेट सेल 1,60,000, परचेसेस 80,000। सर मेरे काम के तीन आइटम, ओपनिंग 20,000, परचेस 80, 1,00,000। देखो हाँ, 20,000 प्लस 80,000 माइनस 24,000, 76,000। अरे बोलो, 76,000 इज COGS, बरोबर? अरे परचेस रिटर्न भी है, सॉरी सॉरी, परचेस रिटर्न एंड अलाउंसेस 5,000, इसमें से 5,000 हटाओ भाई, और उसमें फ्रेट भी है, फ्रेट जोड़ो भाई। देखो 76 मध्ये एक जोडा 77 होऊन जाईल ते। मतलब कहना ही से, जैसा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हुआ करता था, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिए रहे तो लेंगे, नहीं दिए रहेंगे तो नहीं लेंगे। बेसिक फॉर्मूला ओपनिंग परचेस क्लोजिंग, खर्चे आए तो जोड़ो, नहीं आए तो छोड़ो। ठीक है, चलो देखो 57 एवरीवन, ट्राई मारो 57, चलो फटाफट। आपको परचेस अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट करेगा ये आपको बताना है। सिंपली ध्यान से समझिए, कैश डिस्काउंट कब आएगा? जब आगे आप लोग सामने वाले को प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे तब जाके आए। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कभी भी ध्यान में रखिए। तो आपने परचेस किया है 10,000 का, उसके ऊपर आपने 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी चीज रिकॉर्ड करोगे तो वो 8,500 से रिकॉर्ड करोगे, है कि नहीं? 10,000 में से 1,500 ना, तो 8,500 हुआ ना। एंड ऑफर्स अ 5% डिस्काउंट, 9,500 बोल रहे। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। 10,000 परचेज बाय बॉन्ड विच इज ट्रेडर अलाउड 1,500 ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बोला है ना, परचेस अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? 8,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूं, इसको स्टार मार्क करके रखिए। मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, अभी यहाँ पे अजम्पशन क्या होगा, सुनिए, व्हाट इज द अजम्पशन। यहां हम लोग ऐसा पकड़ के चल सकते हैं कि ये जो परचेस की 10,000 की वैल्यू है वो 1,500 माइनस करने के बाद आई हुई है। समझ रहे हो बात को? मतलब सर 10,000 का मैंने परचेस किया और ट्रेडर ने मेरे को 1,500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है? तो जो मैंने परचेस किया ना, वो 10,000 रुपए में परचेस किया। इट मे हैपन कि वो 11,500 था, उसमें से 1,500 माइनस हुआ और 10,000 आया, ठीक है? अभी ये 10,000 में अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तो 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो सर मैंने अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया तो परचेसेस अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होगा ये आपको पूछा गया है, ठीक है? सर फिर भी इसका आंसर 9,500 गलत ही है।
क्योंकि देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ऐसा एंट्री होगा। परचेस कितने से डेबिट होगा? 10,000, मेरी जेब से जाएंगे कैश 9,500 टू डिस्काउंट 500, फिर भी परचेस अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 10,000 से। समझ रहे हो? तो यहां पे अगर 8,500 आंसर होता तो मैं वो टिक करता, यहां पे 10,000 आंसर होता तो मैं वो टिक करूंगा। 9,500 मेरे हिसाब से गलत जवाब है। ठीक है, क्योंकि आपको पूछा गया है परचेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा। समझ रहे हो ना? तो परचेस तो डेबिट उतने से ही होगा ना सर, 10,000 से। मैं कैश पे करूंगा 9,500, तब मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। मैं अगर 9,500 से परचेस डेबिट करूंगा तो परचेस 9,500 टू कैश 9,500, डिस्काउंट किधर गया? समझ रहे हो? तो गलत है वो। चलो आगे, 59 एवरीवन। 58 रह गया। अच्छा, परचेसेस दिया है 90, सेल्स दिया है 80, प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो 80,000 का 20%, ये देखो ट्रेडिंग बना लाए। सेल कहाँ आता है? इधर। परचेस कहाँ आता है? इधर। प्रॉफिट कहाँ आता है? इधर। इसका 20%, 16,000, 1,06,000 और 80 माइनस करो 26। 26 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जो चीज जहां आती है वो लिखो, ओरली मत करो भाई, तुम लिखो तो आएगा तुमको फटाफट। समझ रहे हो? चलो आगे, 59 एवरीवन। 59, गुड्स वर्थ ₹5,000 were supplied to Mr. X at an invoice price of 20% above cost, 20% on cost, 1/5 on cost is 1/6 on sales. ठीक है, and allowed discount of 10% on invoice price. Sir, goods worth ₹5,000 were supplied to Mr. X at invoice price of 20%. चलो बताओ रे, कैसा करेंगे? 5,000 में क्या जोड़ो? 20% जोड़ो डायरेक्टली, क्योंकि ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट ही है। 5,000 प्लस 20%, 6,000, 6,000 लेस 10%, 10% माइनस करना है ना ट्रेड डिस्काउंट। 6,000 की चीज में 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, वैल्यू कितनी बची? 5,400। देखो, खुद के कैलसी से खुद लोग कैलकुलेट करो, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जमतेगा? चलो 60 ट्राई करना है एवरीवन, कैलसी पे फटाफट चलो। A firm purchase goods costing rupees 1 lakh, ठीक है। He sold goods costing rupees 2,50,000 at 75,000 and the remaining were sold to a customer cooperative society, अरे ये इधर फुल स्टॉप नहीं चाहिए, to a customer cooperative society at the same GP as in case of direct sales less 20%। चलो लगाओ दिमाग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड आउट टोटल सेल ऑफ द फर्म। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है? अ फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,50,000 at 75,000 and the remaining were sold to customer cooperative society at the same GP as in case of direct sales less 20%। बताओ चलो, एनीवन?
लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ एवरीवन। ढूंढना तुम्हें है। दिमाग खुद लगाओ। 2 मिनट। अगर नहीं लगा तो मैं हूं ना बताने के लिए। पहले खुद का दिमाग तो लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ एवरीवन। चेक करते रहिए। नहीं, आप लोगों को टाइम देंगे। इसको मैं स्टार करके रख रहा हूं अभी। सबसे एंड में बताऊंगा। ठीक है ना। आपको उतना टाइम मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं। चलो 61 एवरीवन। सबसे एंड में बताऊंगा। सेल्स 8 लाख। मार्कअप रेट इज 25% ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। कितना हुआ? तो 8 लाख का 1/5 प्रॉफिट 1,60,000। देखिए भाई, अभी ये इतना बड़ा क्वेश्चन है सर। पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। और आपको पूछा क्या गया है? क्या पूछ रहे हैं देखो बोला। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये है ये। हाँ, ये देखो, ये वाला देख लो पहले। सारी चीजें एक 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 चीज देखो। आपको पहला बीट क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमारा क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखो, ओपनिंग स्टॉक कहीं दिख रहा है क्या आपको? कहां दिख रहा है? चलो बोलो। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक। सर परचेसेस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा? यहां से आएगा। सर 2,50,000 प्लस 7,50,000 माइनस 3,20,000, 6,80,000। और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो जोड़ना भी है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए, कहीं दिख रहे हैं आपको? रुको रुको, घाई मत करो, पहले पूरा देखो। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है देखो 1,500। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वेजेस है 12,000। तो 12,000 प्लस 1,500, 13,500। ये जोड़ो इसमें 693,500। तो मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूं। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 प्लस परचेसेस 7,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 प्लस वेजेस 12,000 आउटस्टैंडिंग 1,500। चेक करो, जमा ये। चलो उसके बाद वाला क्या पूछा है?
टोटल डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज टू पी एंड एल। सारे एसेट्स के ऊपर जितना डेप्री होगा उनको क्लब करो और आंसर बताओ कौन से एसेट है। बिल्डिंग 10%, देखो बिल्डिंग कहीं दिख रहा है क्या? 3,15,000 का कितना परसेंट? 10%, 31,500। उसके बाद फर्नीचर का 10%। फर्नीचर कहाँ है? हाँ, फर्नीचर का 10%, 1750। उसके बाद क्या है? मोटर वैन का 15%। मोटर वैन किधर है? 15% करो। 18,750 जोड़ो। 52,000 राइट है क्या? आंसर चेक करो। आ रहा है? टोटल एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अभी ये जितनी चीजें पी एंड एल डेबिट में जाती है उसका टोटल है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन टोटल कर लेंगे। चलो सर, कौन सी चीजें पी एंड एल के डेबिट में जाएगी? चलो बताओ। यहां से शुरू करो। कैपिटल लाइबिलिटी, बिल्डिंग, एसेट, ड्राइंग, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, फर्नीचर, एसेट, मोटर वैन, लोन फ्रॉम हरी, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट एंड लॉस ना? यस। सेल्स, ट्रेडिंग, एस्टेब्लिशमेंट, अभी बात हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद वेजेस, इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव्ड, पी एंड एल क्रेडिट, डेटर एसेट, बैंक एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, पी एंड एल क्रेडिट। तो डेबिट में क्या क्या आएगा? एक, दो, उसके बाद तीन। ये जोड़ो तीनों। अरे इतना तो जोड़ो, है ना? बताता है ना मैं। 11,000 प्लस 1,15,000 प्लस 9, और कुछ है? प्लस ये डेप्री आएगा 52,000। कितना हुआ? 187। हाँ, ये देखो, इंश्योरेंस में आप लोगों को 3,000 माइनस करना है। माइनस करो 3,000 उसमें से। उसके बाद ये डेप्री, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कैपिटल कितना है? 90,000। 9,000 जोड़ो। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में कि क्रेडिट में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,500, वो जोड़ो। कितना हुआ टोटल? कितना? इनका तो अलग ही आ रहा है फिर कुछ। आपका और उनका आंसर बहुत अलग आ रहा है। अरे गाइस, देखिए, जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपको वन बाय वन जोड़ने पड़ेंगे। तो वो जोड़ के देखिए आपको आता है क्या। शांति से एक एक खर्चा जोड़ो, आंसर आ जाएगा। पहले देखो सर, यहाँ का आंसर और मेरा आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं भूल गया? एक एक जोड़ो, चलो। चलिए जोड़िए फटाफट। चलो चलो जल्दी।
लिख के करेंगे तो आ जाएगा। टू 76,500। चलो बोलो बोलो। नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट इधर देखो, जिनको नहीं आ रहा है, एक काम करो, आप अपना क्वेश्चन राइट है कि नहीं वो चेक करते हैं अपन। सिंपल, टोटल इनकम टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, यहां पे लिखता हूं मैं एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ये निकाल के बताइए, अगर ये आ गया तो वो बराबर है, ऐसा अपन पकड़ के चलते हैं। चलो, क्या बोला है? टोटल इनकम टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल क्रेडिट में कौन सी चीज जाएगी? चलो बोलो, चलो ना, करो ना आप। सर यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड है 24,500, यहाँ पे इंटरेस्ट है 13,000, कितना हुआ? 37,500। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 13,000 है, करो माइनस। और ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था ना, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जोड़ो, 29। आंसर देखिए, 29,500 आ गया। क्या क्या जोड़ो मेरे को एक एक बार बोलो। कमीशन रिसीव्ड कितना था? 24,500 वॉज कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद इंटरेस्ट कितना था? 13,000। उसमें से कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था? 13,000। और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000। देखो बरोबर आया ये, मतलब ये भी कहीं ना कहीं राइट ही है। तो अभी आपको निकालना है वो। चलो इसके बाद नेट प्रॉफिट वगैरह कैसे आएगा? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल माइनस करने के बाद ही आपका नेट प्रॉफिट आएगा। पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस शीट, कैपिटल का बैलेंस और बैलेंस शीट क्या अमाउंट पे टैली होती है। सिंपली आपका काम क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन आप पूरा अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसके सारे बीट आप लोगों को आ जाएंगे, कोई भी बीट आप लोगों का छूटेगा नहीं। लेकिन देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये प्रैक्टिस पर्पज का क्वेश्चन है, ठीक है ना? बस आप लोगों को इतना बड़ा भी क्वेश्चन आया तो उससे मैं क्या कर सकता हूं प्रतीक, उससे मैं क्या कर सकता हूं ये मेरे को देखना है, ठीक है ना? चलो, वैसे ही टाइप के दो तीन क्वेश्चन है, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोगों को। हाँ, 78 के ऊपर आइए, चलिए 78 इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चन। 78 एवरीवन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं,
सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों दिया हुआ है. If the rate of GP on cost of goods sold is 25%, 1/4 on cost is 1/5 on sales, then the amount of purchases will be. अगर मेरे पास सेल दिया हुआ है कितना है 2,40,000, इधर देखो 2,40,000 का अगर मैं 1/5 निकालूं, 2,40,000 का अगर मैं 1/5 निकालूं कितना होएगा 48,000. ये माइनस हो जाएगा 1,92,000 क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या बनता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. सीओजीएस इज इक्वल टू देखो 1,92,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कितना दिया है 36,000, क्लोजिंग कितना दिया है परचेस निकालना है 36 प्लस पी माइनस 45 करो. 36 और 45 का डिफरेंस कितना हो रहा है -9,000. 192 में 9,000 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2,01,000. एवरीथिंग इज अंडर फॉर्मूला बेस एंड कंसेप्ट बेस. ठीक है, कोई भी कंसेप्ट देखने के लिए ओपनिंग परचेसेस क्लोजिंग सीओजीएस, और ये अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो. 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, चलो आयो 79 एवरीवन. द मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट. वर्ड देखो आफ्टर, आफ्टर है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. याद आ रहा है यस. देखो if profit before charging such commission and interest on capital of 5,000 are 89,000, then the manager's commission will be 4,000. आ रहा है देखो कैलकुलेट करके कैसे आया क्या किया बताओ सर 89,000. मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन चाहिए सिर्फ. यहां पे क्या दिया है प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन एंड इंटरेस्ट. तो पहले इंटरेस्ट हटाओ कितना आया 84 इंटू रेट 5 अपॉन 100 प्लस रेट 105 करके देखो 84 इंटू 5 अपॉन 105 चेक कर लो 4,000 है क्या यस. क्लियर एवरीवन. ये आराम से होने लायक पार्ट है. चलो आखिरी आखिरी का ही पार्ट बचा है. लाइट भी गई है तो भी चलता है. चलो ये देखो चलो 80 कितने बचे देखो 2-3 ही है. चलो फास्ट 80 when the opening stock is 50,000, closing stock 40,000, sales 2,40,000, profit margin is 20% on cost, 1/5 on cost is 1/6 on sales. 240 का 1/6 2,40,000 इंटू 1/6 40,000. तो सर सेल्स माइनस प्रॉफिट इज सीओजीएस. 2 लाख इज सीओजीएस. तो 2 लाख इज इक्वल टू देखो ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेसेस निकालना है क्लोजिंग 40,000. 10,000 प्लस है यहां जाएगा तो माइनस होगा. 2 लाख में से 10,000 गया 1,90,000. हर एक चीज फॉर्मूला बेस्ड है. फिर से एक बार बता रहा हूं ये तीसरी चौथी बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो इसका मतलब है ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछती है. ठीक है चलो देखो 81 एवरीवन 81 जीपी निकालना है. चलो फटाफट बना लो ऐसे
परचेस कहाँ आएगा? डेबिट वेजेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ऑडिट फीस आएगा क्या? नहीं। चलो देखो, एडलेस करो। 21,60,000 प्लस 2,20,000, 23,80,000 माइनस 19,38,000, तो कितना आ रहा है? 4,42,000। 4,42,000 मतलब कोई मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है फिर। 4,42,000 कैसे आ रहा है रे? 23,80,000 है ना, और 38 माइनस करना है, बरोबर 4,42,000। नहीं, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, 2 लाख तो नहीं, कहीं से भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला स्टार मार्क सर, इसका ऑप्शन। और ऐसा क्वेश्चन आया भी तो भी आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, राम स्टेशनरी बिजनेस, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, परचेस है, अब भी रिपीट हुआ है ऊपर क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर निकालना था, परचेसेस, सेम फॉर्मूला, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में ओपनिंग देके रखा है 4 लाख, परचेसेस देके रखा है 24 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सीओजीएस तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे? 25% ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। तो सेल 20 लाख है, 20 लाख का 1/5 4 लाख, तो सीओजीएस 16 लाख। प्रॉफिट हट गया ना 4 लाख, तो 16। यहाँ पे देखो 24 और 4 28, 28 माइनस 16, 28 माइनस 16 कितना हो रहा है? आ गया आंसर। सब ओरली बन जाएगा, कोई दिक्कत देखिए, आराम से होने लायक। और लास्ट क्वेश्चन है दो, फटाफट कर लो चलो। लास्ट टू, Madhu's trial balance as on 31st March contains the following information: 12% bank loan since 1st July 2 लाख, interest paid 20,000। What will be the total amount of interest debited to P&L account? 1 जुलाई बोला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स है क्या? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो अगर आप लोग देखोगे 2 लाख के ऊपर 12% कितना हो रहा है? 2 लाख के ऊपर 12%, 24,000। उन्होंने 20,000 दिया है, आप लोगों को पूछा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड, 24,000। वो मंथ से कोई लेना देना ही नहीं ना, P&L डेबिट में कितना आना चाहिए? 2 लाख का 12%। आपने 20 दिया है, आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, आउटर कॉलम 24 ही तो लेंगे। हो गया। और लास्ट, ये किया हुआ है, रिपीट है शायद। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 2% ऑन प्रॉफिट, वर्ड इज after deducting commission if the profit before charging commission as well as interest। same question। 1,08,000 में से क्या करो? 6,000 माइनस करो, 1,02,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 102, 2,000। देख लो, क्लियर है एवरीवन? आराम से सॉल्व होने लायक पार्ट है हर एक चीज। ठीक है, तो प्लीज प्लीज मेक श्योर
कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, सारा पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों को कवर करना है इसमें से। प्लीज रिवाइज करो, सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हैं, बस देखो एमसीक्यू सॉल्व करना। फाइनल अकाउंट सब लोगों को बहुत सिंपल इसीलिए लगता है क्योंकि पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है। 70% क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे का होता है, सिर्फ 30% नया होता है। लेकिन यहाँ पे एवरी एडजस्टमेंट इज वेरी डिफरेंट। देखो जहां यहाँ पे जैसे जानबूझ के ये दे के रखा है, कुछ जरूरत नहीं है इस चीज की। फिर अपन क्या सोचते हैं यार यहाँ पे कितना आया, कैसे आया, 9 महीने का करना है क्या, 12 महीने का करना है क्या। लेकिन एक्चुअल में वो पूछ क्या रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या पूछा आपको, क्लियर क्लियर, कि भाई कितना P&L के डेबिट में अमाउंट आपका जाएगा। तो वो तो सर पूरी ही अमाउंट जाएगी। एडजस्टमेंट के बिफोर वो 20,000 है, एडजस्टमेंट करने के बाद 4,000 उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? यस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बिल्कुल पूछो। ये आप लोगों को शीट ऑलरेडी शेयर कर चुका है, ठीक है। चलो, तो क्या यहाँ पे हम लोग क्लियर करें इसको? यस। चलिए यहाँ फिर रुकते हैं हम लोग। ये पूरा पार्ट अच्छे से कवर करिए। टोटल 84 क्वेश्चंस है। थियरी के कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग के डेबिट में कौन सी चीज नहीं जाती, P&L के डेबिट में कौन सी चीज जाती है। उसके बाद इसको GP क्यों बोलते हैं, COGS में क्या क्या आता है। जो हमने प्रैक्टिकल किया उसी का थियरी है, तो एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां रुकेंगे एवरीवन। चलो, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।